नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम का जो वर्गीकरण था उद्देश्यों का उसके बारे में जानेंगे और अन्य जानकारी भी है वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण शास्त्री व मनोवैज्ञानिक बी.डी. भाटिया के अनुसार उद्देश्य लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नौका के समान है जिसका अपना कोई साध्य है और साध्य है और ना ही कोई मंजिल है, और बालक उस पतवार विहीन नाविक के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर लगेगी। ये बी.डी. भाटिया के अनुसार परिभाषा। इसका भाव ये है कि जब तक कोई उद्देश्य ऐसा ये साध्य ना है, मंजिल नहीं है, तब तक वो नाव है किधर भी जा सकती है, और जो लहरें उनका थपेड़ा खाकर है वो डूब भी सकती है। तो इस प्रकार की ये परिभाषा है, ये बी.डी. भाटिया के अनुसार दी गई परिभाषा। एक बार फिर देखते हैं परिभाषा को। उद्देश्य लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक के उस नौका के समान है जिसका अपना ना कोई साध्य है और ना ही कोई मंजिल है, और बालक उस पतवार विहीन नाविक के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर भी तट पर आ लगेगी। ये परिभाषा बी.डी. भाटिया के द्वारा दी गई थी। बी.डी. भाटिया के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, सामान्य शिक्षण के उद्देश्य और विशिष्ट शिक्षण के उद्देश्य। एक तो उद्देश्य होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो कक्षा में प्राप्त किए जाते हैं, और सामान्य जो है कक्षा में भी प्राप्त होते हैं और वो जो कक्षा के बाहर का वातावरण है उससे भी प्राप्त हो, जीवन भर ये चलते रहते हैं। आगे क्या लिखा है सामान्य उद्देश्य में? सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य जो विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर संपन्न किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, जिनकी प्राप्ति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। ये दीर्घकालीन होते हैं, विस्तृत एवं व्यापक होते हैं, व्यक्तिक होते हैं। तो ये वे उद्देश्य होते हैं जो विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर प्राप्त किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति हो भी सकती है और इनकी प्राप्ति नहीं भी हो सकती है, और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इनकी प्राप्ति लंबे समय तक चलती, दीर्घकालीन होते हैं, ये विस्तृत और व्यापक होते हैं, व्यक्तिक होते हैं, व्यक्तिगत रूप से होते हैं। उदाहरण जैसे बालकों में उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास करना। जो बालक होते हैं उनमें उत्तम गुणों का, उत्तम जो नागरिक के गुण होते हैं उनका विकास करना, ये कक्षा में भी हो सकता है, कक्षा के बाहर भी हो सकता है। बालकों में नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास करना, बालकों में कौशलों का विकास, मूल्यों का विकास, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास, ये इस प्रकार के जो हो गए। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण, बालकों में संयम, समस्या के समाधान करने के गुणों का विकास, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, बालकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करना। ये जो उद्देश्य होते हैं ये होते हैं सामान्य उद्देश्य। इन्हें सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। तो एक बार और देखिए, बालकों में उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास करना, बालकों में नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास करना, बालकों में कौशलों का, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बालकों का मूल्यों का विकास, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, बालकों में संयम, समस्या के समाधान करने के गुणों का विकास करना, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, बालकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्यों लक्ष्य भी कहते हैं, ये तीन प्रकार के: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक, जिसको मनो शारीरिक गत्यात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ये यहाँ से अब जो मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना बन रही है रीट के अंदर। लक्ष्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक, मनोशारीरिक गत्यात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में, ये सन भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। B.S. ब्लूम
B.S. बलूम ने दिए थे 1956 में। भावात्मक उद्देश्य करतवाल ने दिए थे 1964 में। और जो क्रियात्मक उद्देश्य है वो सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने दिए, सिम्पसन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिए थे 1969 के अंदर। तो लक्ष्य 3 प्रकार के हुए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। अब जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो 2 प्रकार के बताए थे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को शिक्षक उद्देश्य भी कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। शिक्षा के छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं ये। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो प्रश्न आना ही है। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसके बारे में जानते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में एक तो आपको याद रखना है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 बातें आपको याद रखनी। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान को बोलते हैं नॉलेज और बोध को बोलते हैं कंप्रेंशन और ज्ञानोपयोग को बोलते हैं हम एप्लीकेशन, इसको विश्लेषण को बोलते हैं हम एनालिसिस और संश्लेषण को बोलते हैं हम अंग्रेजी में सिंथेसिस और मूल्यांकन को बोलते हैं वैल्यूएशन। तो जो ज्ञान और बोध होता है वो निम्न स्तर के होते हैं और जो विश्लेषण और ज्ञानोपयोग है ये मध्यम स्तर के होते हैं। मूल्यांकन और जो संश्लेषण होता है ये उच्च स्तर का होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से सवाल बनेंगे, ऐसे पूछा जाएगा भाई निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक उद्देश्य से भिन्न है। पिछली बार के रीट के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो अभी तो ये ढांचा ये, इसमें भी और आगे क्रियाएं आती है उनको भी याद करना पड़ता है। तो यहीं से पिछली बार प्रश्न आ गया था ढांचे में से ही। तो ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसके बाद में जो भावात्मक उद्देश्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भावात्मक उद्देश्यों की। तो इसमें भी निम्न स्तर है, एक मध्य स्तर है, एक उच्च स्तर है। सबसे पहले आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। ये अच्छे आपको याद करने ही पड़ेंगे और इनमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनमें से कम होती है संभावना ये सबको याद होते हैं। तो आग्रहण, इसके बाद में होता है अनुक्रिया, इसके बाद में होता है अनुमूल्यन, इसके बाद में होता है प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद में होता है व्यवस्थापन, इसके बाद में होता है चरित्र निर्माण। याद रखना, चरित्र निर्माण है वो किसके अंदर आएगा? भावात्मक के अंदर। व्यवस्थापन किसके अंदर आएगा? भावात्मक के अंदर। प्रत्यक्षीकरण किसके अंदर आएगा? भावात्मक के अंदर। अनुमूल्यन, अनुक्रिया, आग्रहण ये सब किसके अंदर आते हैं? भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। और भावात्मक उद्देश्य किसने दिए थे? कर्तवाल ने। और ज्ञानात्मक किसने दिए थे? ब्लूम ने 1956 में। और ये कब दिए गए थे? 1964 में। और ये 1969 में। तो आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। तो निम्न स्तर के 2, मध्यम स्तर के भी 2 और उच्च स्तर के भी 2, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब जो क्रियात्मक है, इनको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब जो क्रियात्मक है उसके बारे में जानते हैं। क्रियात्मक ये किसने दिए थे? क्रियात्मक दिया था सिम्पसन ने। तो इसमें भी निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर ये आते हैं। तो उद्दीपन और कार्य करना ये आता है निम्न स्तर में। नियंत्रण और समायोजन करना ये आता है मध्य स्तर में। स्वभावीकरण और आदत निर्माण ये आता है उच्च स्तर में। तो सबसे पहले उद्दीपन, उसके बाद में कार्य करना, उसके बाद में नियंत्रण करना, उसके बाद में समायोजन करना, उसके बाद में स्वाभाविकरण करना, उसके बाद में आदत निर्माण करना, ये जो है ये क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली।
भावात्मक है, आपको जरूर याद कर लेना है। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। इसके बाद में शिक्षण के ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें ब्लूम ने क्या क्या बताए थे। तो ब्लूम ने आपको पता ही है खुद को ही भाई, एक तो ज्ञान बताया था, एक अवबोध बताया था, एक ज्ञानोपयोग बताया था, एक विश्लेषण, एक संश्लेषण और एक मूल्यांकन। जो एनसीईआरटी है वो ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटती है? 6 भागों में। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। इसने कौन कौन से बताए हैं? एक ज्ञान, एक अवबोध, एक अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। एक तो बताया था ज्ञान, एक बताया था अवबोध, एक बताया था अनुप्रयोग यानी कि ज्ञानोपयोग एक चीज़ है, और कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो ये कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति ये किसने बताए थे? ये बताए थे एनसीईआरटी जो नई दिल्ली में स्थित है। और उसके बाद में एक कॉलेज है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। इसने 4 ही बताए हैं, एक ज्ञान, एक बोध, एक ज्ञानोपयोग, एक सृजनात्मकता। RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, सृजनात्मकता। तो आपको ये ज़्यादा याद रखना है। एनसीईआरटी वाले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। आर नोट लिखकर बताया गया है। RCEM, AIEM क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय संस्थान मैसूर द्वारा ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य में संशोधन किया गया। इसने विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन के स्थान पर सृजनात्मक को रखा। अब एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? ज्ञान में 2 प्रकार के हो गए, एक तो प्रत्यय स्मरण, एक होता है प्रत्याभी ज्ञान। प्रत्यय स्मरण मुख्य है ये। इसमें तथ्य, अवयव, चिन्ह, प्रतीक, पहचान। और प्रत्यय ज्ञान में परिभाषा, नियम, क्रियाविधि, सूत्र, सिद्धांत ये किसमें आते हैं? प्रत्यय ज्ञान के अंदर। परिभाषा, नियम, सूत्र, सिद्धांत और क्रियाविधि ये प्रत्यय ज्ञान के अंदर आते हैं। और प्रत्यय स्मरण के अंदर तथ्य, अवयव, चिन्ह, प्रतीक और पहचान। जैसे इसमें भाई जो भारत देश है वो 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था। वापिस बालक को पूछा जाए कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो बालक बताएगा 1947 में। तो वो है प्रत्यय स्मरण। वो क्या होता है? प्रत्यय स्मरण होता है। दूसरा होता है प्रत्यय ज्ञान, जिसमें परिभाषा बोलता है, नियम बताता है, क्रियाविधि बताता है, सूत्र बताता है, सिद्धांत बताता है। वो आता है प्रत्यय ज्ञान के अंदर। तथ्य, अवयव, चिन्ह, प्रतीक, पहचान ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत। अवबोध के अंदर क्या आता है? इनको जरूर याद रखना है। अंतर करना, तुलना करना दो के बीच में, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, संग्रहण, संश्लेषण करना, सूची बनाना, व्याख्या करना, वर्णन करना, स्पष्ट करना, अपने शब्दों में बताना, विश्लेषण करना, त्रुटि का पता लगाना, उदाहरण देना, अनुमान लगाना। अनुमान लगा लेता है तो ये अनुमान लगाना, उदाहरण देना और तुलना करना, वर्गीकरण करना, अंतर स्थापित करना ये इम्पोर्टेंट है। इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे जो एक टीचर है श्यामपट के ऊपर किसी मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व कराता है और बच्चा है वो उससे क्वेश्चन को देखता है, उसकी क्रियाविधि को देखता है। और जब श्यामपट के ऊपर जो टीचर त्रुटि करता है, त्रुटि का जो ही बच्चा पता लगा लेता है, इसका मतलब उसमें क्या विकसित हो चुका है? अवबोध विकसित हो चुका है। अब है अनुप्रयोग। प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। मतलब जो भी ज्ञान अर्जित किया है बच्चे ने, उसने अपने जो डेली लाइफ है उसके अंदर वो किस प्रकार उसको अप्लाइड कर रहा है, कहाँ वो यूज में ले रहा है, वो होता है अनुप्रयोग। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों एवं संबंधित समस्याओं में उपयोग करना। प्राप्त जो ज्ञान है उसका नवीन जो सिचुएशन उसके सामने आती है उसके अंदर वो
काम में लेता है, समस्याओं के अंदर उपयोग में लेता है, तो ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना या केवल निर्णय लेना, ये भी ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। विधि का चयन करना, प्रयोग करना, उदाहरण देना, त्रुटि इसमें सुधार करना, ये भी अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो कुछ है वो समानताएं मिल रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको। इसके बाद में है अभिरुचि, अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होना, कमजोर विद्यार्थियों की मदद करना, नवीन साहित्य पढ़ना, गणितज्ञों वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ना, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में जाकर अध्ययन करना, सहयोग के द्वारा कार्य किया जाना, विद्यार्थी के मध्य मधुर संबंध बनाना, अध्यापक व शिक्षार्थियों के मध्य निकटता लाना, ये आते हैं अभिरुचि के अंदर, रुचि से संबंधित है ये। अभिवृत्ति, धनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, जैसे गणित में धनात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक अध्ययन में सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिवृत्ति ये के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थी विषय अथवा कठिन परिस्थितियों में धैर्य व अनुशासन बना सकेंगे, तो ये अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं ऐसी चीजें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।